स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने प्लेग के बारे में पढ़ा था, जो कि फ्लिया बोर्न डिजीज़ के अंदर आता है। ये भी टाइफस फीवर जो है वो भी फ्लिया बोर्न डिजीज़ के अंदर जो है हम कवर करने जा रहे हैं। टाइफस फीवर एक सिंगल इलनेस नहीं है, इसमें बहुत सारी क्लोजली रिलेटेड डिजीज़ का ग्रुप है और डिफरेंट स्पीसीज ऑफ रिकेट्सिया जो बैक्टीरिया है वो ट्रांसमिट करते हैं इस डिजीज़ को ह्यूमन के अंदर बाय लाइस, फ्लिया, माइट, टिक्स। इंसेक्ट पर्सन टू पर्सन जो है वो कैरिड होते हैं एंड आर ब्रॉट टू पीपल बाय रोडेंट, कैटल और अदर एनिमल्स। टाइफस जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और ये फ्लियाज के द्वारा जो है वो ह्यूमन में इन्फेक्ट होता है एंड एंटर करता है। टाइप ऑफ टाइफस जो है, 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ टाइफस जो है वो एपिडेमिक, जिसको लाउस बोर्न यानी कि यहाँ पर जो वेक्टर है वो लाउस है। एंडेमिक मुराइन टाइफस बोल देते हैं। स्क्रब टाइफस जो कि सुत्सुगमुशी डिजीज़ जो कि चाइना के अंदर हुई थी। माइट बोर्न है, टिक बोर्न टाइफस है। ये चिगर्स और माइट्स के द्वारा जो है वो फैलता है। टिक बोर्न टाइप जो है सेपरेट क्लास ऑफ डिजीज़ के अंदर भी आता है, जिसको हम स्पॉटेड फीवर मेनली फाउंड इन रूरल पार्ट ऑफ चाइना, जापान, इंडिया और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। तो स्क्रब टाइफस में आप देखेंगे हैंड जो चिगर्स के द्वारा ये जो फैलता है माइट्स के द्वारा, तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रब्स जो हैं वो आप हैंड के ऊपर देखेंगे। रैशेस जो हैं वो अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। अब ये बाइट किया है, जहाँ पर टिक बाइट करती है वहाँ पर जो है स्क्रब बन जाता है। एंडेमिक मुराइन टाइफस, ये रिकेट्सिया की टाइफाई स्पीसीज के द्वारा फैलता है। और रेड फ्लिया, जीनोसाइलिया चियोप्सा जो प्रिंसिपल कैरियर है इस डिजीज़ का टू पीपल इफ फ्लिया बाइट इन्फेक्टेड एनिमल। कोई भी फ्लिया इन्फेक्टेड एनिमल को हमने जैसे देखा, रैट को जैसे ही बाइट करती है, अगर उस रैट में इन्फेक्शन है रिकेट्सिया टाइफाई का, तो वो इन्फेक्शन जो है वो वही फ्लिया जब ह्यूमन बीइंग को बाइट करती है तो वहाँ तक ट्रांसमिट हो जाता है। वही जो है अदर मैमल्स को भी जो है, रैट है, अदर मैमल्स ह्यूमन बीइंग इंक्लूड है, उनको ये फ्लियाज के द्वारा जो है, रैट फ्लिया के द्वारा जो है वो डिजीज़ ट्रांसमिट होती है। मोस्ट यूएस केसेस हैव बीन रिपोर्टेड इन कैलिफोर्निया, हवाई एंड टेक्सास। एपिडेमिक टाइफस जिसको कैंप फीवर भी कह सकते हैं, जेल फीवर भी कह सकते हैं, वॉर फीवर भी कह देते हैं, क्योंकि ये ओवर क्राउडिंग, अंडर वॉशिंग या लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जहाँ पर रहता है वहाँ होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ जहाँ पॉपुलेशन क्राउड ज़्यादा होगा वहाँ पर ये डिजीज़ जो है वो ज़्यादा स्प्रेड करेगी। इसका जो बैक्टीरिया है रिकेट्सिया प्रोवर्जिकी स्पीसीज़ हैं, जो कन्वे फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय बॉडी लाउस। यहाँ पर जो फ्लिया है वो बॉडी लाउस है, पेडिकुलस ह्यूमनस के द्वारा। ये बॉडी लाउस जो है वो ह्यूमन को बाइट करती है, वहाँ से इन्फेक्टेड पर्सन से ये अपने अंदर बैक्टीरिया को ले जाती हैं। बैक्टीरिया जो हैं इसके अंदर रिप्रोडक्शन करके अपनी लाइफ साइकिल जो है वो कर देते हैं, जिसके कारण लाउस के अंदर भी जो है इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे कि पिक्चर में आप देखेंगे, वही इन्फेक्टेड जो लाउस है वो बाइटिंग के दौरान जो है फीसिस जो है रिलीज कर देती है, एक्सक्रीट कर देती है, और उस फीसिस के थ्रू बैक्टीरिया जो है ह्यूमन के अंदर अटैक कर जाते हैं। One type of epidemic typhus can be spread by infected flying squirrels. लेकिन
ये बहुत ही रेयर केसेस में जो है देखने को मिलता है। वायरुलेंस की बात करें तो लाउस जो है वो इन्फेक्टेड ड्यूरिंग फीडिंग, कब किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को फीडिंग के दौरान वो बैक्टीरिया अपने गट में ले जाती है और गट में वो बैक्टीरिया जो हैं वहाँ से इंटरस्टिशियल सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं, जहाँ पर वो मल्टीप्लाई करते हैं अनटिल सेल ब्रस्ट। और जो ब्रस्टिंग के बाद मल्टीपल रिकेट्सियाई जो है वो इंटेस्टाइनल कैनाल के अंदर फिल हो जाते हैं। ये अदर सेल्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं और इनको लाउस जो है वो अपने फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट भी कर देती है। इन्फेक्शन जो है वो किल द लाउस, बट यहाँ पर लाउस जो है वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है और वो भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन पीपल के अंदर जो इन्फेक्शन फैलता है वो बाय एबिरेशन, स्क्रैचिंग के द्वारा, कि जब फ्लिया जो है, जब लाउस जो है वो बाइट करती है तो वहाँ पर इचिंग होती है। इचिंग होते समय क्या होता है कि आप वहाँ पर स्क्रैच करते हैं तो वहाँ पर जो फीसिस एक्सक्रीट किए थे लाउस ने, वो फीसिस जो है वाउंड के पास, जहाँ पर बाइट किया था वहाँ पर वाउंड क्रिएट हो जाता है, वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं और वहाँ से वो लिम्फेटिक सिस्टम में या ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। रिकेट्सिया रिमेन वायबल और वायरुलेंस फॉर मैनी डेज इन ड्राई लाउस फीसिस के अंदर भी जो है बहुत ज़्यादा दिनों तक जो है वो वायरुलेंस फैला सकते हैं। लाइस लीव द बॉडी, जैसे ही होस्ट को फीवर होता है, सिम्टम अपीयर होने लगते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा कोल्ड या हॉट महसूस होता है, उस समय वो या तो मर जाते हैं या वो उस बॉडी को छोड़ के दूसरी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। पर्सन जो इन्फेक्टेड पर्सन था उसकी क्लोथिंग जो बहुत ही ज़्यादा इन्फेस्टेड रहते हैं विद टाइफस के द्वारा, इज कंटेमिनेटेड विद लाउस फीसिस, ठीक है, और वो टाइफस जो है वहाँ से अदर पर्सन्स में भी पहुँच सकता है, स्पेशली जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं। टाइफस के सिम्टम जो हैं वो एनी काइंड ऑफ टाइफस हो, 10 to 2 वीक के अंदर जो है वो सिम्टम अपीयर हो जाते हैं बॉडी के अंदर। चिल, फीवर, हेडेक, मसल एक, और सेवरल डेज के बाद जो है रैशेस जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अगर वो एंडेमिक मोराइन टाइफस है तो उसमें कफिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, स्टमक पेन और वॉमिटिंग जैसे सिम्टम भी देखने को मिलते हैं। एपिडेमिक टाइफस के अंदर कहता है कफिंग, फास्ट ब्रीदिंग जो है वो, नोजिया, वॉमिटिंग के साथ साथ कन्फ्यूज़न, यहाँ पर ब्रेन के अंदर गांठें जो है वो बन जाती हैं नोडुल्स से, और जिसके कारण वहाँ पर इन्फेक्शन बढ़ जाता है और कन्फ्यूज़न जो है वो होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही स्क्रब टाइफस के अंदर भी कन्फ्यूज़न या मेंटल इम्पेयरमेंट जैसे सिम्टम दिखाई देते हैं, और जो एरिया जहाँ पर चिगर्स जो हैं वो बाइट करते हैं वहाँ पर हमने देखा स्कैब, डार्क एरिया हो जाता है वो, और लिम्फ नोड जो है वो स्वेल कर जाते हैं। टाइफस के जो कॉज हैं इंसेक्ट और पैरासाइट, मोराइन और एपिडेमिक टाइफस को जो है वो स्प्रेड करते हैं व्हेन दे बाइट एंड लीव बैक्टीरिया लिडन फीसेस ऑन द स्किन। जैसे मैंने बताया, जैसे ही बाइट करते हैं वहाँ पर वो अपना एक्सक्रीटा जो है वो एक्सक्रीट कर देते हैं फीसेस, वहाँ जैसे ही आप स्क्रैचिंग करेंगे तो वो फीसेस जो हैं वो सरफेस से जो है वो कटिंग एरिया के अंदर पहुँच जाते हैं। लेकिन कहते हैं जरूरी नहीं है, जैसे स्क्रब टाइफस है वहाँ पर जो इन्फेक्शन है वो बैक्टीरिया की बाइट के कारण तो होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने वहाँ पर स्क्रैच किया या नहीं, वो डायरेक्टली जो है बिना स्क्रैचिंग के भी जो है इन्फेक्शन को फैला सकते हैं। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की बात करें तो ब्लड टेस्ट के द्वारा टाइफस बैक्टीरिया को जो है चेक किया जा सकता है। डिजीज़ को जो है वो आप डायग्नोज कर सकते हैं। तो ब्लड टेस्ट अगर
आप ऐसे एरिया में ट्रेवल्ड करके आए हैं जहाँ पर टाइफस बहुत ज़्यादा था या कॉमन था, तो वहाँ पर आके आप ब्लड टेस्ट जो है वो ज़रूर करवा लें। कुछ वीक के बाद जो है रिज़ल्ट आता है तो इतने में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो डॉक्टर जो है आपको एंटीबायोटिक रिकमेंड कर देते हैं ताकि जो है इन्फेक्शन फैले ना। टाइफस का ट्रीटमेंट जो है वो 3 काइंड ऑफ टाइफस, चाहे वो बुबोनिक हो, निमोनिक हो और सेप्टिक एमिक हो, उनमें कहता है इफेक्टिव जो एंटीबायोटिक है डॉक्सीसाइक्लिन दी जाती है। डॉक्सीसाइक्लिन की सिंगल डोज जो है वो इफ़ेक्टिव है एपिडेमिक टाइफस के अंदर। डॉक्सीसाइक्लिन की वर्क क्विकली जो है अदर स्टेन है, चाहे बुबोनिक है, निमोनिक है, उन टाइफस के अंदर भी जो है वो यूज़ हो सकती है। फॉर बेस्ट सॉरी प्लेग में गलत बोल गई। जो टाइफस की ट्रीटमेंट है वो चाहे वो एपिडेमिक है, एंडेमिक है या स्क्रब टाइप की है, उन तीनों के अंदर डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो एक एंटीबायोटिक, इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक का काम करती है। बेस्ट रिजल्ट के लिए कहता है जितनी जल्दी हो सके, जैसे ही सिम्टम अपीयर हो उसी समय एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दें। अगर यू आर एलर्जिक टू डॉक्सीसाइक्लिन तो वो डॉक्सीसाइक्लिन आपके ऊपर वर्क नहीं करेगी, देन डॉक्टर जो है अनदर एंटीबायोटिक पर जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, सिप्रोल भी बोल देते हैं जिसको, उसमें उसके द्वारा भी जो है वो ट्रीटमेंट किया जा सकता है। टाइफस की भी कॉम्प्लिकेशन है, अगर टाइमली ट्रीटमेंट ना करें तो डेडली कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती हैं, जैसे ब्रेन और स्पाइनल कोड इन्फ्लामेशन हो सकता है, स्प्लीन जो है इनलार्ज हो जाता है, हार्ट मसल्स के अंदर भी इन्फ्लामेशन हो जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग जो है वो होने लग जाती हैं, किडनी डैमेज हो जाती है, लीवर डैमेज हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ जाती है, निमोनिया है, सेप्टिक शॉक जिसमें डिफरेंट अदर बॉडी के जो पार्ट हैं, ऑर्गन हैं, वहाँ पर इन्फेक्शन जो है वो फैल जाता है, ब्लड प्रेशर जो है वो बिल्कुल लो होने से जो है वो फैटल हो जाती है डिसीज़। टाइफस की प्रिवेंशन रिक्वायर्ड है क्योंकि वैक्सीन नहीं है, तो उसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक हाइजीन जो है वो हेल्प करती है। डेली बाथिंग एंड चेंजिंग क्लॉथ ऑन रेगुलर बेसिस, ये बहुत अच्छा जो है एक प्रिकॉशनरी मेज़र है। अपने आप को एनिमल्स से जो टाइफस है, जिनको ऐसे एनिमल्स से दूर रखें, रैट्स, स्क्विरल्स हैं, और ऐसा अपने घर में अगर आपने पेट रखे हैं तो उनका फूड जो है वो इस जगह, ऐसी जगह पर ना रखें जहाँ पर ये सब जो है वो आ सकते हों। बीन इन सभी मैमल्स हैं, चाहे रैट है, फ्लाइंग स्क्विरल को अट्रैक्ट ना करें। मोराइन टाइफस प्रोटेक्शन में फ्लिया का स्प्रे करें, फ्लिया को कंट्रोल करें। जैसे पेट्स हैं उनके फर्स के ऊपर जो है वो ये फ्लिया जो है वो स्टिक कर जाते हैं, और इसीलिए कि फ्लिया को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और पेट्स को जो है बेडिंग, अपने बेडिंग तक जो है वो ना पहुंचने दें, शेयर ना करने दें। अगर आप ऐसी जगह से आ रहे हैं जहां मोराइन टाइफस, स्क्रब टाइफस जैसे डिजीज़ दिख रहे हैं, तो इंसेक्ट रेपेलेंट का यूज़ करें, जिसमें 20%, 30% डाई इथाइल टोलुमाइड जो हैं कॉमन एक्टिव इंग्रेडिएंट रहते हैं इन इंसेक्ट रेपेलेंट में, जिसके कारण इंसेक्ट को जो है रिपेल किया जा सकता है, एक तरह से प्रोटेक्शन जो है वो मिल जाती है।